लीड कर रहे थे, इसलिए क्रेडिट मुख्य तौर पे गांधी को ही जाता है कि पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन था, पूरी की पूरी जो उसकी तैयारी थी, वो उनके ही लीडरशिप में किया गया था, है ना। तो उसका पूरा क्रेडिट, उसको प्रिपेयर करने का, सब चीज करने का काम जो है वो उनको किया गया था, इसलिए क्रेडिट गांधी को ही जाता है। क्या है इसमें कोई डिस्प्यूट है क्या? कोई डिस्प्यूट है इसमें? हाँ, क्या सीतारमैया ने प्रिपेयर किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल भी उनके मतलब सहयोगी के तौर पे थे, है ना, गांधी के सहयोगी के तौर पे, मतलब जो इंपॉर्टेंट जो पार्टिसिपेशन थे उसमें नारायण अग्रवाल का भी इंपॉर्टेंस पार्टिसिपेशन था। और जो प्रोसेस हो रहा था, है ना, तो उस प्रोसेस में मतलब सारा काम गांधी के अंतर्गत में यही कर रहे थे, अग्रवाल साहब ही कर रहे थे। एक रीजन ये भी था कि अग्रवाल थे, है ना, मतलब व्यापारिक घराने से थे, है ना, और गांधी भी जो थे वो गुजराती थे, है ना, तो इनको भी इकोनॉमी में और व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसके वजह से अग्रवाल साहब के साथ नारायण अग्रवाल इनके काफ़ी क्लोज थे और उनके द्वारा मतलब गांधी को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। इसलिए वहाँ पे ये मतलब हो सकता है कि उनके द्वारा इस चीज़ को प्रिपेयर्ड किया गया था, क्योंकि वो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव के तौर पे काम कर रहे थे, ठीक है। और बिजनेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। गांधी लॉयर अच्छे थे, लेकिन इकोनॉमी की जो हंगामा कर रहा है, तो गांधी का जो है इकोनॉमिक मतलब जिस तरह से उनका पॉलिटिक्स पे जो कमांड था, रूल्स रेगुलेशन पे, क्योंकि लॉयर की पढ़ाई उन्होंने करी थी, वैसा कमांड उनका इस क्षेत्र पे नहीं था, है ना। तो ऐसे में उनके जो बड़े और प्योर सपोर्टर के तौर पे जो थे वो नारायण अग्रवाल ही थे, है ना, उन्होंने ही उनको सपोर्ट करा था। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे जी? किसान आंदोलन देखना था, पीजेंट्स मूवमेंट, है ना। चलिए, तो ब्रिटिश शासन के अधीन हमारे यहाँ बहुत सारे किसान आंदोलन भी हुए थे, है ना। तो कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों को हम लोग देखेंगे कि प्रमुख वो किसान आंदोलन क्या था, है ना। तो किसान आंदोलनों में प्रमुख आंदोलन, तो प्रमुख किसान आंदोलन कौन से थे भाई? तो देखिए, आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसके अंदर में जो प्रमुख किसान आंदोलन है वो देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे नील आंदोलन, इंडिगो मूवमेंट, नील आंदोलन, ठीक है। तो नील आंदोलन जो है ये हम लोग देखेंगे। तो नील आंदोलन अठारह सौ 59-60, ठीक है, 1859-60, और क्षेत्र है इसका बंगाल। क्षेत्र बंगाल, ठीक है। और नेता, लीडर, दो भाई थे, दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों भाई जो थे वो इसके नेता थे, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, विश्वास ब्रदर्स, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया गया था? तो इसका ये किया गया था, ठीक है। अब जो नील आंदोलन था, तो नील की खेती के खिलाफ हुआ था, क्योंकि नील आंदोलन के साथ समस्या क्या थी?
तो आप देखिए नील आंदोलन के साथ मतलब नील की खेती के साथ समस्या थी कि नील की खेती जिस भी लैंड पे किया जाता था वो उस लैंड को बंजर बना देता था, फिर वहां से कोई खाद्यान्न फसल आप उत्पादित नहीं कर सकते थे, कोई मतलब फूड से रिलेटेड कोई फसल आप उत्पादित नहीं कर पाते थे। और जबकि में हम लोग बात कर रहे हैं जब ये 1859-60 का, उस समय बंगाल में नील की खेती के लिए पंचकठिया पद्धति लागू था। 3 कठिया आगे आप देखेंगे, जब नील चंपारण सत्याग्रह हुआ पे 3 कठिया पद्धति थी। और इस समय 1859-60 में इसमें जो था वो पंचकठिया पद्धति लागू था, पंचकठिया सिस्टम। तो पंचकठिया पद्धति क्या कहती थी? तो 20 कट्ठा में 5 कट्ठा पर नील की खेती कराई जाएगी। 20 कट्ठा बराबर 1 बिघा होता है, तो मतलब 1 बिघा में 5 कट्ठा के क्षेत्र पर नील की खेती कराई जाती थी। और नील की खेती के साथ एक ये समस्या ये भी थी कि जिस 5 कट्ठे के हिस्से में एक बार नील उपजा लिया गया तो अब चाहिए कि अगला सीजन में उसी पर उपजवा ले, तो मुश्किल था। इस चक्कर में 2-3-4 सीजन बीतता था कि पूरा का पूरा लैंड बर्बाद, क्योंकि 5 कट्ठा पे तो आपको करनी है ना, तो 4 सीजन अगर करेंगे तो हो गया 5 के 20, पूरा 1 बिघा जगह जमीन बर्बाद आपका। तो ऐसे में किसानों का जो जमीन था वो बर्बाद हो रहा था नील की खेती के वजह से। तो नील की खेती के विरोध में ही यह पहला आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, जिसको कहते हैं नील आंदोलन। ठीक है, और यह क्यों हुआ था? नील की खेती के विरोध में, अगेंस्ट ऑफ द नील कल्टीवेशन, है ना, नील खेती के विरोध में हुआ था। और यहां पर पद्धति कौन सी चल रही थी? पंचकठिया पद्धति, है ना। पद्धति जो चल रही थी वो कौन सी थी? पंचकठिया पद्धति। ठीक है, अब देखिए नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नोट करके लिखेंगे, नोट करके कि दीनबंधु मित्र की रचना, दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण, दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण, दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण और हरिश्चंद्र मुखर्जी, और हरिश्चंद्र मुखर्जी की रचना, और हरिश्चंद्र मुखर्जी की रचना हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट में इसका समर्थन किया गया था। हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट में इसका समर्थन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है कि हिंदू पैट्रियट, इसको किसने लिखा? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। और नील दर्पण को किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने। तो इन दोनों ही रचनाओं में नील आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक है, और यह अंग्रेजों की नील की खेती के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, बंगाल में ही इसके कुछ समय पश्चात 1865 में भी एक आंदोलन हुआ था, नील आंदोलन। ठीक है, 1865 का नील आंदोलन, 1865 नील आंदोलन, ईगो मूवमेंट, 1865 का नील आंदोलन। ठीक है, इसके नेता थे शिशिर कुमार घोष। ठीक है, 1865 में जो हुआ, इसके नेता थे
शिशिर कुमार घोष, ठीक है, इसके नेता थे शिशिर कुमार घोष। ओके, तो शिशिर कुमार घोष नील आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है, मतलब कि आगे चल के, और सबसे पहले जो हुआ उसके अंदर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। ओके, तो बेसिकली ये क्यों हुआ था, तो किसानों ने किया था नील आंदोलन के खिलाफ में, बंगाल में ही, ठीक है। अब उस समय का बंगाल समझ ही रहे हैं आप, पूरा का पूरा अभी अपना बिहार, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड, सब बिहार बंगाल है ना। तो ये इस सब चीज यहां पे हो रहा था। उसके बाद आप देखेंगे एक और महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ, पाबना आंदोलन। ये भी किसान आंदोलन ही था। पाबना आंदोलन, पाबना मूवमेंट, पाबना हुआ था 1873 से 76 के बीच, 1873, 76, 1873-76, और इसका जो क्षेत्र है वो है बंगाल, क्षेत्र बंगाल, ठीक है। अब देखिए इसमें कारण क्या था, कारण लिख लेंगे कॉज। तो लागान की दर बढ़ाना या राजस्व का दर बढ़ाना, इंक्रीजमेंट ऑफ रेवेन्यू रेट, इंक्रीजमेंट ऑफ रेवेन्यू रेट। कारण क्या था, राजस्व की दर बढ़ाना, है ना। तो जो रेवेन्यू रेट था वो इंक्रीज हुआ था, और रेवेन्यू रेट इंक्रीज होने की वजह से ये आंदोलन यहां पर हुआ था, ठीक है। नेता लिखेंगे, लीडर, तो लिखेंगे किशन चंद्र राय और केशव चंद्र राय। किशन चंद्र राय और केशव चंद्र राय, ठीक है, ये इसके नेता थे। नोट करके लिख लेंगे, क्योंकि ये सवाल पूछा गया यूपीएससी प्री में कि खुदी मलाह किससे संबंधित थे, तो खुदी मलाह इसी पाबना आंदोलन से संबंधित थे। नोट करके लिख लेंगे कि खुदी मलाह पाबना विद्रोह से संबंधित थे। खुदी मल्लाह was also connected with the, खुदी मल्लाह was also connected with the पाबना मूवमेंट, ठीक है, ये पाबना आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। लिखेंगे किस विद्रोह में लोग कहा करते थे, मतलब पाबना विद्रोह में जो लोग शामिल थे वो एक नारा लगाते थे, वो एक नारा कहते थे, क्या कहते थे कि हम महारानी का रैयत होना पसंद करते हैं। रैयत बोले तो किसान, है ना, रैयत किसान को बोलते हैं। तो ये लोग कहते थे कि हम महारानी का रैयत होना पसंद करते हैं। हम महारानी का रैयत होना पसंद करते हैं या करेंगे, ठीक है। रैयत मतलब किसान, पीजेंट्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे दक्कन विद्रोह, दक्कन रिवोल्ट, यह भी किसान मुद्दा था। दक्कन विद्रोह 1875, डेक्कन रिवोल्ट 1875, ठीक है। और इसके नेता जो थे या इसका जो समर्थन किया था वो थे
महादेव गोविंद रानाडे, नेता एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, नेक्स्ट, दक्कन विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही, आफ्टर द दक्कन रिजल्ट, दक्कन रिवोल्ट, दक्कन विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही 1879 में 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम, दक्कन पीजेंट्स रिलीफ एक्ट अधिनियम, दक्कन कृषक राहत अधिनियम। दक्कन कृषक राहत अधिनियम। ठीक है, तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब आया? तो ये आया आपको 1875 के में ये घटनाक्रम हुआ था, ये आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1879 में, 1879 में। ठीक है, तो दक्कन पीजेंट्स रिलीफ एक्ट जो है वो 1875 में फॉर्म होकर के आया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था किसानों को राहत पहुंचाना। नाम ही था दक्कन किसान राहत अधिनियम। ये भी पूछा जा चुका है कि कब बना था, तो 1879 में बना था। क्यों बना था? तो दक्कन विद्रोह के बाद बना था। इसको बनाने में प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो ये एमजी रानाडे है ना, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो आप इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917। कारण तो नील की खेती का विरोध, इसका भी कारण यही था, नील खेती का विरोध। नेतृत्व महात्मा गांधी, नेतृत्व महात्मा गांधी लेंगे। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया बाय महात्मा गांधी। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, लेंगे चंपारण के स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल। चंपारण के स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, मतलब देखिए, गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात लखनऊ में हुई थी। लखनऊ का जो कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हुआ था, उसमें वहीं पर राजकुमार शुक्ल ने उनसे आग्रह किया कि भाई आप हमारे यहाँ आइए और देखिए हमारे यहाँ किसानों की कितनी स्थिति खराब है अंग्रेजों की गलत नीतियों के वजह से। क्योंकि इस राजकुमार शुक्ल को पता था कि गांधी ने अफ्रीका में बहुत काम किए है ना, और वहां पर उनको सक्सेस भी मिला है, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर भी सफलता मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने गांधी को इनविटेशन दिया कि भाई आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ की स्थिति को देखिए और इसको ठीक कीजिए। गांधी ने वादा किया कि ठीक है मैं आऊंगा, मैं पहुंचूंगा। और गांधी 1917 में चंपारण के लिए गए। तो चंपारण गए तो गांधी ने देखा कि वहां पर चल रहा था तिनकठिया पद्धति, है ना। अभी नीला आंदोलन जो 1859-60 में हुआ वो पचकठिया के लिए हुआ था, यहां पर चल रहा था तिनकठिया पद्धति, यानी कि 3/20, मतलब कि 1 बीघा में 3 कट्ठा।
है ना, या 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, पर नील की खेती होनी थी। नील का खेती कराया जाता था। अब फिर वही स्थिति था, किसानों की स्थिति खराब हो जाती थी, जमीन कम था, टैक्स भी देना पड़ता था और नील की खेती भी करनी पड़ती थी। और नील की खेती करने से किसानों की जमीन की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती थी, फर्टाइल पावर जो था वो खत्म हो जाता था। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, हम जो है सो इसका विरोध करते हैं। लेकिन अब उनका विरोध तो अंग्रेज सुनते नहीं थे, और इस चक्कर में भारतीय किसानों की स्थिति काफी खराब हो गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक कहता है कि भारतीय किसानों और बुनकरों की हड्डियां भारतीय मैदानों को बदरंग कर रही हैं। लोग भूखे मर जाते थे, खाने का नहीं होता था। ऐसी स्थिति में टैक्स भी देना पड़ता था, रेवेन्यू भी देना पड़ता था, तो लोग कमजोर स्थिति में थे। खाने के लिए कपड़ा, खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। कहा जाता है कि गांधी जब चंपारण आए और यहां पे किसानों की दुर्दिन अवस्था देखी, तो वहीं से गांधी ने एक धोती पहनना शुरू किया, जो एक धोती लपेटते भी थे और उसी को सर पे डाल भी लेते थे, अपने कंधे पे डाल भी लेते थे, और एक ही धोती में गांधी का काम चल जाता था। गांधी से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों करते हैं आप, आपके पास तो संपन्नता है, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप तो पढ़ने के लिए लंदन गए थे, तो आपके पास तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गांधी ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत हो या ना हो, लेकिन हमारे देश को समस्या है। जब देश में किसी को पहनने के लिए कपड़े ना हो, वहां पे मैं सूट पे सूट पहनूं और चीजें करूं, तो ये मेरे लिए ठीक बात नहीं है। अगर मुझे इनका नेता बनना है तो मुझे इनके जैसा बनना पड़ेगा, और इसके लिए हमको पहले भारतीयों की जो स्थिति है उस स्थिति को जीना पड़ेगा, तब जाके मैं इनका दुख और दर्द समझ पाऊंगा। और ये सही बात है। सड़कों पर चलने में क्या समस्या है, ये सड़क पे चलने वाले लोग ना बताएंगे जी, कि वो ऐसी गाड़ी में जो बंद है चल रहा है ब्लैक शीशा चढ़ा करके, जिससे कि बाहर की दुनिया दिखे भी ना, वो क्या बताएगा कि बाहर की दुनिया कैसी है। हमारे यहाँ दिक्कतें क्यों नहीं जल्दी खत्म होती, कि हमारे यहाँ जो नीतियां सरकारें बनाती हैं वो राजधानियों में बनती हैं, राजधानी के एसी वाले रूम में बनता है, जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, और उस रूल को बनाने वाले लोग भी वही हैं जो उस सुविधा के भोगी हैं। उनको जो रूल बनाना है वो देश के किसान के सुदूर गांव में उसको लागू करना है। प्रैक्टिकल समझ ही नहीं होगा कि किसान को क्या समस्या झेलना पड़ रहा है सड़क पर, धूप में, खेत में, तो कैसे प्रैक्टिकल रूल बनेगा। प्रैक्टिकल रूल तो वो बनाएगा जो प्रैक्टिकलिटी से सामना किया होगा, जो उस कष्ट को, उस दुख को बर्दाश्त किया होगा, झेला होगा। गांधी यही बात कहते थे कि हम इनके नेता तभी बन पाएंगे जब हम इनके जैसे रहेंगे, इनकी स्थितियों को समझेंगे। वहीं से गांधी ने एक धोती के अंदर में अपना जीवन बसर शुरू कर दिया, और गांधी ने वहीं पर से शुरू किया सत्याग्रह। और ये गांधी का पहला सत्याग्रह था 1917 में। ध्यान रखेंगे कि ये क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर गांधी का पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, ओके। तो रीजनल लेवल पर जो पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी का अखिल भारतीय स्तर पर पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो कौन सा होगा? हाँ, क्या हुआ था? हाँ, कि ये तो हो गया भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में गांधी का अखिल भारतीय स्तर पर पहला सत्याग्रह कौन सा सत्याग्रह था? वहां पे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? वहां पे भूख हड़ताल हुआ था। हाँ? जब आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो इससे दो बातें क्लियर हो जाती है। क्या क्या क्लियर हो जाता है? ये तो खैर बहुत नॉर्मल सी, तो इसमें क्लियर हो जाता है। जब आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो इससे दो बातें क्लियर हो जाती है। एक
तो जो पूछा गया है वो आपको पता नहीं, ये पहले पता चल गया। दूसरा, आप जो बता रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता नहीं है कि वो क्या है, तभी तो उसका नाम यहां पे ले रहे हैं, है कि नहीं। गांधी का जो पहला अखिल भारत के स्तर पर सत्याग्रह था वो था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919। रॉलेट एक्ट, जो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो रॉलेट एक्ट आया था, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून, कि शक के आधार पर किसी की गिरफ्तारी हो जाती थी, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था, उसी कानून को कहते हैं कि भाई उसी कानून के विरोध में गांधी ने पूरे भारत के स्तर पर पहला सत्याग्रह किया, वो था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो ध्यान रखना है, 2019 के आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था। सब लोग परेशान हो गए थे कि ले क्या लगा है, मैक्सिमम ने लगा दिया था 17 का चंपारण सत्याग्रह, है ना। लेकिन चंपारण सत्याग्रह क्षेत्रीय स्तर पर पहला सत्याग्रह है, अखिल भारतीय स्तर पर 1919 का रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था और गांधी ने आंदोलन किया। ये गांधी का यहां पे पहला सत्याग्रह था और गांधी के इस पहले सत्याग्रह का रिजल्ट ये हुआ कि गांधी का मतलब ने आंदोलन सक्सेसफुल रहा और अंग्रेजों को तिनकठिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी और नील की खेती बंद करनी पड़ी। ठीक है, लिख लेंगे, गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह सफल सत्याग्रह रहा था। अगर चंपारण में गांधी को सफलता मिल गई, मतलब गांधी पीटी पास कर गए, है ना। अब पीटी पास कर गए तो लोगों को उम्मीद बढ़ गया कि भाई पीटी पास कर गए, मेंस तो पास करबे कर, तो है ना। अब लोगों को और उम्मीद जगा, तो जब गांधी लोगों को और उम्मीद जगा तो इसी समय 1918 में एक मामला हो गया अहमदाबाद में, है ना, मिल मजदूरों का मामला। हालांकि ये बस बता दे रहे हैं, ये लिखवाएंगे मजदूरों की श्रेणी में, जब मजदूरों आप देखेंगे तब मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। 1918 में ही हुआ था खेड़ा सत्याग्रह भी, और 1918 में हुआ था मिल मजदूर आंदोलन भी। ध्यान रखना है, दोनों को साइड में कहीं लिख लेना है या ध्यान से आपको समझ लेना है यहीं पर कि सही क्रोनोलॉजी पूछा जाता है कि सही क्रोनोलॉजी कौन सा है। तो पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था या पहले खेड़ा सत्याग्रह? दोनों 1918 में हुआ था। पहले कौन? बहुत बार क्रोनोलॉजी पूछता है कि व्हाट इज द राइट क्रोनोलॉजी इन दिस इवेंट्स। अहमदाबाद, दो वही है, आप खेड़ा कर दी आपने अहमदाबाद, किसने एक का तो होना ही है, ये भी ठीक। हाँ, अहमदाबाद पहले हुआ था, है ना। अभी कैसे पहले हुआ था भाई, तो गेस नहीं करना है कि गेस से अहमदाबाद पहले हुआ था, नहीं। फरवरी 1918, फरवरी 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, और यहां पर गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। इट वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया बाय द गांधी। गांधी के द्वारा भारत में पहला भूख हड़ताल कब किया गया था? 1918 में, हंगर स्ट्राइक। और इसके तहत गांधी ने यहां पर भी अपनी बात मनवा ली थी, है ना। अब गांधी मेंस भी पास कर गए जी, है ना, पूछ लिया, है ना, बतख मियां से, है ना। तो इसलिए घबराए, कराया जाएगा, उसके अंदर में बिहार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग करेंगे। तो 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, भूख हड़ताल, है ना, हंगर स्ट्राइक। ठीक है, तो भूख हड़ताल हुआ था, है ना। और यहां पर भी गांधी पास कर गए। यह आंदोलन हुआ था क्योंकि प्लेग फैला हुआ था,
और अहमदाबाद मिल के अंदर में काम करने वाले मजदूर चाहते थे कि प्लेग बोनस मिले उन्हें, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अंग्रेज उनको बोनस दे नहीं रहे थे, ऊपर से उनको टैक्स भी देना पड़ता था। तो इसलिए यह आंदोलन हुआ था और गांधी जी ने आंदोलन किया, और यहां भी अंग्रेजों को गांधी जी की बात माननी पड़ी। और अंग्रेजों ने क्या किया, तो यहां पे बात मान करके और प्लेग बोनस भी दिया। गांधी उधर पीटी पास की, इधर मेंस पास कर गए। अब लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था गांधी पर, ये आदमी है जो हमें आजादी दिला सकता है। क्योंकि इससे पहले आप बता दीजिए एक भी बार कि शांतिपूर्ण तरीके से या किसी भी तरीके से गांधी हमारा बात मान अंग्रेज हमारा बात माने हो। गांधी के आने से पहले मानते थे वो लोग बात? नहीं मानता था। वो सबको जो मन करता था सो करता था। लेकिन एक आदमी आया जो कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब एकदम हाथ जोड़ करके सत्याग्रह करके भूख हड़ताल करके अपनी बात मनवा ले रहा है, तो लोगों को उम्मीद बढ़ गई। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी गांधी का सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद गांधी का हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था अप्रैल 1918 में। इसीलिए ये बाद में हुआ माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सजाने उजाने के लिए पूछ लेता है। तो चंपारण तो क्लियर है कि 17 में हुआ था, पहले हुआ था, लेकिन खेड़ा और अहमदाबाद दोनों का ईयर सेम है, तो इसलिए यहां पे कंफ्यूजन होता है कौन पहले कौन बाद में। तो अहमदाबाद पहले, खेड़ा बाद में। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918, अप्रैल 1918। कारण लिख लेंगे। तो यह भी किसान आंदोलन था, और यहां पे क्या था, तो भू राजस्व दर में वृद्धि। ठीक है। क्या हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था जी, है ना, अकाल आया हुआ था। उस अकाल के सिचुएशन में भी ब्रिटिश हुकूमत ने क्या कर दिया, तो टैक्स लगा दिया, टैक्स इंप्रूवमेंट, है ना, तो भी टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। तो अब क्या हुआ कि अब अकाल पड़ा हुआ है, तो प्रोडक्शन तो अच्छा हुआ नहीं, और उसके बाद भी उन्होंने भू राजस्व बढ़ा दिया। तो ऐसी स्थिति में खेड़ा सत्याग्रह किया गया था, टैक्स के दर को कम करने के लिए, लैंड रेवेन्यू रेट को कम करने के लिए। और यहीं पर गांधी जी से जुड़े थे वल्लभ भाई पटेल। लेंगे इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बन गए थे। वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बन गए थे, यानी कि शिष्य बन गए थे। गांधी जी के अनुयायी बन गए थे, ठीक है। और यहीं से इंस्पिरेशन मिला था पटेल साहब को। आगे जाकर के आप देखेंगे, आगे गांधी इन्होंने किया था बारदोली सत्याग्रह, है ना, वो पटेल साहब ने करा था। खैर, तो अखेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी ने जब आंदोलन किया, ये क्षेत्रीय स्तर का गांधी का दूसरा सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह में भी गांधी को सफलता मिली, इंटरव्यू भी पास, एकदम बढ़िया मेरिट से तीनों जगह पास कर गए। अब जब तीनों जगह मेरिट पर पास कर गए गांधी, अब भारत के लोगों को लगने लगा कि कोई भगवान का अवतार आया है जो हम लोग को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आया है। अब गांधी का प्रचार प्रसार इतना देश में हो गया कि भाई ये एक आदमी है जो हम लोग को अंग्रेजों के मुसीबत से छुड़ा सकता है, और बिना लड़े झगड़ा किए, ज्यादा होगा तो 2-4 लाठी खाएंगे, बाकी इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद वाला जो गुट था, खुदीराम बोस वाला, उसमें डर था फांसी पर चढ़ने का, प्रैक्टिकल रास्ता नहीं था वो। गांधी जी वाला रास्ता था, कहते थे कि हम मारेंगे नहीं, है ना, हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा नहीं करेंगे वाला जब बात करते थे तो अंग्रेज सबका अब उपाय हो जाता था। सत्ता के खिलाफ एकदम गांधी से ये चीज को सीखना है कि सत्ता के खिलाफ अगर कभी भी आवाज उठाना है तो आवाज शांतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि पावरफुल सत्ता के खिलाफ अगर आवाज शांतिपूर्ण नहीं होगा तो सत्ता शक्तिशाली होती है, वो आपको दबा देगी। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को दबा दिया गया ना। हमारे एक भी रिवोल्यूशनर जो थे वो बचे नहीं, बचे, सबको फांसी हो गई।
लेकिन गांधी ने भी आवाज उठाया था, गांधी बच गए, गांधी के लोग बच गए। क्यों बच गए? गांधी को पता था कि सामने वाला शक्तिशाली है, इसके सामने अगर शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो अपने पास तो शक्ति है नहीं। अब आपका वजन खुद 40 किलो है, आप जाकर के 60 केजी वाला पहलवान से लड़िएगा तो क्या करेगा? मार ही देगा ना। तो 40 केजी वाला के लिए अच्छा बात तो यह कि पहले वो प्रयास करे कि वो भी 60 केजी का बने, आप तब तक 60 केजी वाला के साथ मित्रवत संबंध रखे, हाथ जोड़ करके भैया भैया करे उसको। प्रैक्टिकल यही कहता है ना, प्रयास करे कि वो 60 केजी का हो जाए, और जब 60 केजी का वो हो जाए तब पूछे कि बोलो जी आज से 10 साल पहले क्या कहा था तुम हमको। गांधी ने यही किया ना है? नहीं मारता ना, देखिए नहीं मारता, क्योंकि गांधी को मार देता तो फिर इस पर उसको जवाब देना पड़ता। डेमोक्रेटिक कंट्री था उस समय भी ब्रिटेन के यहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा था, संवैधानिक राजतंत्र, संविधान का महत्व था, नियम कायदे कानून के महत्व थे, सिग्निफिकेंस था। तो गांधी ने वो मौका ही नहीं दिया कि आप हमको मारिए। अंग्रेज मारते जरूर, लेकिन तब मारते जब वो अपने गलती को प्रूव कर पाते कि हमने इसलिए मारा क्योंकि इसने ऐसा किया। गांधी वैसा कुछ करते ही नहीं थे। आज जब गांधी देखे कि अंग्रेजों के पास शक्ति कमजोर हो गया 1942 में, तो वही गांधी कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। ये कौन से गांधी है भाई? डू एंड डाई, करो या मरो। लगातार चारों पूरा देश में हिंसा हो रही है और गांधी चुपचाप आगा पैलेस में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। अंग्रेजों ने पूछा सर 1920 में एगो थाना जला था तो आपने महाराज आंदोलन वापस ले लिया था, चौरा चौरी कांड की वजह से असहयोग वापस ले लिया। आज 1942 में थाने पे थाने जल रहे हैं, रेलवे की पटरियां उखड़ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और आप आंदोलन वापस नहीं ले रहे हो। गांधी ने कहा बच्चे बिगड़ गए, मैं क्या करूं। ये कौन थे गांधी? ये तो वही 1920 वाले गांधी थे ना, लेकिन ये वो गांधी थे जिनको प्रैक्टिकलिटी की बहुत अच्छी समझ थी। गांधी को पता था कि कब लड़ना है और कब भाग जाना है। जब किसी के गली में गया, वो घेर लिया कि आज तो उपाय कर दे, वो तब उसके गली में है ना। आप कितनों ताकतवर होंगे तो उसका 10 गो दोस्त वहां आ जाएगा, तो वहां से लड़ना ठीक बात है क्या? सीधे हाथ जोड़िए, भैया गलती हो गया। वो जो बतवा के लिए आप कह रहे हैं उसके लिए हम 3 दिन से पश्चाताप कर रहे हैं। आपके गली में आपको खोज रहे थे माफी मांगने के लिए, आप मिल गए, भैया माफ कीजिए ना, मारना है मार लीजिए, सीधे शस्त्र डाल दीजिए। शस्त्र डाल दीजिएगा, अब उसका लगेगा यार क्या मारो, तो मरे हुए को क्या मारे पहले। लेकिन अब उसी में देखिए बेवकूफ आदमी क्या होगा, उसने ना हम दब्बो ना है, हम देख ले उतरो यहीं पर। भाई वो ऑलरेडी अपने गली में है, ऑलरेडी उसके 10-12 सपोर्टर वहां होंगे। आप अगर टाइट खड़ा हो जाइएगा तो उपाय ना कर देगा जी। जीवन में प्रायोरिटी तो पहला अपने आप को बचा के रखना। व्यक्ति वही है जो समय, परिवेश और परिस्थिति का अच्छा ज्ञान जाने। ये नहीं कि कहीं जाके लड़ लिए, आ बैल मुझे मार। ट्रक आ रहा है तो सटना ना पड़ेगा जी, ट्रक के सामने से ट्रक को जाने देना पड़ेगा। खड़ा हो जाएंगे तो बराबर करके चला जाएगा। हाँ, अगर आप जेसीबी हैं तो खड़ा रहिए सामने। जेसीबी अगर आप हैं, सामने से ट्रक है तब खड़ा रहिए, क्या दिक्कत है? आप अपना वो नोकवा निकाल के आगे खड़ा कर दीजिए, वो आएगा तो वैसे बर्बाद हो जाएगा। तो पहले तो इंपॉर्टेंट है अपने आप को पावरफुल बनाना। तो गांधी को देखिए, गांधी आते हैं 17 में कहते हैं सत्याग्रह करेंगे। 18 में अंग्रेज बात नहीं मानते तो कहते कि खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब भूख हड़ताल पे उसको कोई मार पाएगा जी? नहीं मार पाएगा ना। यहां पर सत्याग्रह कर देते हैं। 20 में कहते हैं असहयोग करेंगे। 30 में कहते हैं सविनय अवज्ञा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनय के साथ आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर देंगे। मतलब अगर कोई आपसे कहता है कि भाई पानी पिलाओ, और आप कहते हैं कि देखिए भाई मेरा मिजाज आज ठीक नहीं है, तो आप खुद ही पी लीजिए, मैं नहीं पिला पाऊंगा, तो ऐसे में कोई आपको मार पाएगा? सोचिए भाई कितना मतलब लाचार आदमी है बेचारा, बोल रहा है तो सुन लो, कोई बात नहीं। लेकिन आप कहिए कि ना हम नहीं देवो पानी, थोड़ा जाके अपना पी ले उठा के। अभी हुआ हिंसक विरोध, मतलब आप झगड़ा के लिए तैयार हैं, और कहीं पावरफुल है, बस धर के दे देगा 2-4 डंडा। अब 2-4 डंडा दे देगा, बस मन शांत हो जाएगा, अपने पानी पिलाना पड़ेगा। गांधी समझ रहे थे कि 1930 ऐसा समय था जब अंग्रेज मजबूत थे, 1920 ऐसा समय था जब अंग्रेज मजबूत थे। जब अंग्रेज मजबूत थे तो कहा कि असहयोग करेंगे, जब अंग्रेज मजबूत थे तो कहा कि सविनय अवज्ञा करेंगे।
आज जब 1942 में देखा कि अंग्रेज फंस गए सेकेंड वर्ल्ड वार में, जर्मनी का प्रेशर है, इटली का प्रेशर है, जापान का प्रेशर है, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, तब गांधी कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, अब निकलो यहां से। और युवाओं कहते हैं कि डू एंड डाई, करो या मरो। ये गांधी की विनम्रता, ये गांधी की अहिंसावादी नीति 1942 में कहां गायब हो गई? क्योंकि गांधी ने समझा कि यह समय है अंग्रेजों पर प्रेशर बनाने का, यह समय है भारत को आजाद कराने का। इस समय अंग्रेजों पर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो हमें भविष्य में ज्यादा फायदा होगा। और वहां पे गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। तो दूसरा के गली में घेराए हैं तो वहां से तो सुरक्षित पहले अपने घर आना जरूरी है ना, तब उसको बुलाइए अपना किसी न्यूट्रल स्थान पर, जहां ना वो पावरफुल हो ना आप पावरफुल हो, है ना। तब पूछे कि वो दिन तो घेर लेता तुम हमरा, अब बोलो तो, अब बोलो। वो दिन तो तोरा हम भैया भैया कह लो, ऐसे कह लो कि हम गिरा के रह लो पगला, ये मत समझ के हम कमजोर थे, तोरा गली में थे, तू तो वहां शेर बन रहा था। अब यहाँ न्यूट्रल प्लेस है, खाली तुम है केवल हम है। अब बतियाओ क्या बोलना था उस दिन। अब वो कहेगा भैया भैया, अब चलहाक आदमी का तो भैया भैया करेगा कि छोड़ो यार जाने दो, खत्म करो, जो बात था तो खत्म हुआ। तो कहने का मतलब है कि समय, परिवेश और परिस्थिति को समझने की कला जिसके अंदर में है, वही अच्छा नेता बन सकता है, वही अच्छा ब्यूरोक्रेट बन सकता है, और वही ठीक तरीके से समाज को नेतृत्व कर सकता है। रिवोल्यूशनरी बहुत अच्छे लोग थे, उनके जैसा बनना मुश्किल है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, सूर्य सेन, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये सब बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सब बहुत कम लोग बनते हैं। हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह हो, लेकिन हम चाहते हैं कि पड़ोस के घर में भगत सिंह हो, अपने घर में ना हो। अपने घर में होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो भगत सिंह वाली आइडियोलॉजी में बहुत कम लोग विश्वास करते थे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको मरने से डर नहीं लगता है। क्रांतिकारियों का नाम उंगली पर गिना जाएगा, लेकिन क्या गांधीवादियों का नाम उंगली पर गिना पाएगा? नहीं गिना पाएगा। तो उस समय वो प्रैक्टिकल रास्ता था, गांधीवादी रास्ता, रिवोल्यूशनरी रास्ता था, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि सामने वाला हमसे ज्यादा पावरफुल था, वो हमारे पावर को दबा देता, और दबाया ही उसने। जब हमारे क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी काम किया तो उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। गांधी को क्यों नहीं फांसी पे चढ़ा दिया? गांधी के अनुयायियों को क्यों नहीं फांसी पे चढ़ा दिया? क्योंकि बहाना नहीं था चढ़ाने का। अगर ये लोग भी बहाना देते तो चढ़ा देता। बहाना मिला, चौरा चौरी कांड, गांधी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। यही गांधी 1942 में थाना पे थाना जड़ गया, लेकिन आंदोलन वापस नहीं लिए, क्योंकि समय, परिवेश और परिस्थिति के हिसाब से गांधी निर्णय ले रहे थे। क्लियर है? रीना कुमारी सर, तो अभी प्रेजेंट में गांधीयन नीति यूज करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए। गांधी तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी कभी अव्यवहारिक नहीं हो सकते हैं। गांधी की पॉलिसी, गांधी की नीतियां कभी भी अव्यवहारिक नहीं हो सकती है। आज भी गांधी महत्वपूर्ण है। अमेरिका पूरा का पूरा अपना एक यूनिवर्सिटी बना रहा है गांधी पर रिसर्च करने के लिए, कि आज जब पूरा वर्ल्ड एटॉमिक पावर से लैस है, परमाणु शक्ति संपन्न है, तो ऐसी स्थिति में गांधीवादी नीतियां किस प्रकार से शांति का मार्ग खोजेंगी। तो गांधी अभी भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कब अहिंसावादी बनना है, कब हिंसावादी बनना है, यह आपको प्रैक्टिकल रूप में पता होना चाहिए। लेकिन हां, हिंसा तो कभी भी सही नहीं होता है, यह ध्यान रहे। हिंसा से कभी किसी मामले का समाधान नहीं हो सका है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बहुत सारे युद्ध हुए और सारे युद्ध रक्त रंजित रहे, सारे युद्ध में खून बहा, लेकिन शांति स्थापित हुई टेबल पर बैठ के ही। समझौता तो टेबल पे ही हुआ ना। समझौता कोई युद्ध के मैदान में हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कभी भी शांति स्थापित हुई है बातचीत से, डायलॉग से। जब मालूम है कि अंतिम में डायलॉग ही करना पड़ेगा, तो पहले ही डायलॉग करे, बातचीत करे, और बातचीत करके मामले को सुलझाए। लेकिन हाँ, दिक्कत यह है कि डायलॉग भी तब होता है जब एगो बढ़िया से पिटा जाता है, उसको अपना औकात का मालूम चल गया कि भाई अब हम लड़ने लायक नहीं है, तो वो शस्त्र डाल देता है। अब पहले तो गुमान रहता है, हम देख ले बहुत। तो जब तक देख लेने वाला गुमान है, तब तक ट्रीटी के लिए कोई तैयार नहीं होगा। जब तक अपने मन से यह भावना खत्म हो जाए कि नहीं, हमको युद्ध नहीं करना है, हमको बातचीत से मामले को सॉल्व करना है, भले हम पावरफुल है। तो उस प्रकार से, है ना,
ये होना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर आप किसी को क्षमा कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, तो सामने वाला समझ लेता है कि भाई डरपोक है ना। तो दिनकर साहब लिखते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। क्षमा उसी को शोभा देता है जिसके पास गरल हो, मतलब कि विष हो। अब करैत सांप स्नेक यहां से गुजरे, तुरंत हम लोग में अफरा तफरी मच जाएगा कि नहीं। विष है, एक बार काट दिया तो परमानेंट छुट्टी, मामला खत्म। अब सब बीपीएससी का तैयारी धल के धल रह गया है कि नहीं। आई यहां से निकल रहा, अब भाई भगवान भगवान भगवान, बच जा, निकल जा निकल जा, ये होगा ना। क्योंकि करैत है, काट देगा तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, भुजंग मतलब होता है सांप, स्नेक, उसको शोभा देता है जिसके पास विष है। करैत अगर कहे कि जाओ आज मूड ठीक है, तुम सबको नहीं काटेंगे, हम अपना रास्ता देख लिए, तब आप भगवान को धन्यवाद और उसको धन्यवाद दीजिएगा कि भाई ठीक है, हमको बकस दिया। अगर मान लीजिए धामिन सांप आए, चाहे गांव में कहते हैं बाभना, ओकरा पास विष नहीं होता है ना, काटने वाला दांते होता है, वो आके छत्तर मार के बिड़ेगा काट ले, वो तो पैरवा बढ़ा ले, काट ले। उसका क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो, जिसके पास दांते नहीं है, जो काट ही नहीं सकता है, जो शक्तिशाली ही नहीं है। अब पाकिस्तान भारत को कहता है कि हम तुमको देख लेंगे, तो देख लो भाई, तुम तो जब से बने तब से हमको देख रहे हो ना। और अगर हम तुमको देख दिए तो तुम्हारा क्या होगा। हम तो हमेशा उसको देखते हैं ना। हमने उसको 1948 में देखा, हमने उसको 1965 में देखा, 71 में देखा, 99 में देखा। हमने ऐसा देखा कि उसको समझ में आ गया कि भाई ये लोग जब भी देखेगा तो बर्बाद करके छोड़ेगा। तो सोचा कि अब देखा देखा वाली काम, अब आतंकवादी भेजेंगे, तो चोरी छिपे टेररिस्ट भेजता है। तो पाकिस्तान जैसा देश या कोई कमजोर व्यक्ति किसी ताकतवर व्यक्ति को कहे कि हम तुमको खत्म कर देंगे, निस्तानाबूद कर देंगे, तो उसी के लिए वो कहा गया है कि उसका क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो, जिसके पास दांत ही नहीं, जिसके पास शक्ति ही नहीं है, वो कहे कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तो उससे कही कि सुनो पहले तुम सारा काम छोड़ो, हमको बर्बाद कर दो, कर ही नहीं पाएगा। तो क्षमा तो उस आदमी को शोभा देता है ना जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है, जो पावरफुल है। पावरफुल आदमी कहे, करैत कह रहा है कि भाई तुमको छोड़ दिए, तो उसका धन्यवाद होना चाहिए। धामिन कह रहा है कि छोड़ दिए, तो पगला तू करवेगा का हमरा, तेरे पास तो वैसे कोई पावर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि शक्ति की सामर्थ्यता और वस्तु स्थिति का ठीक अनुभव ही आपको बेहतर नेतृत्वकर्ता बना सकता है। सिविल सर्विस में इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ने पढ़ाने का क्या महत्व है, यही सब तो महत्व है। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, आप डिस्ट्रिक्ट डीवाईएसपी होंगे, आप एसडीएम होंगे, कहीं दंगा हो जाएगा, कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाएगी, आम जनता कहती है कि नहीं हमको एसडीएम साहब को बुलाइए, डीएसपी साहब को बुलाइए, एसपी साहब को बुलाइए, कलेक्टर साहब को बुलाइए। वो भी तो आदमी है ना, दरोगा जी भी आदमी है, लेकिन फिर भी वहां के लोग करेंगे नहीं हमको कलेक्टर से मिलवाइए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो जो आदमी है कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी, एसपी जो है योग्य व्यक्ति है। वो जब आएगा तो वो मामले का कोई ऐसा तार्किक समाधान निकालेगा जिससे कि लोग भी शांत हो जाएंगे और मामले भी कंट्रोल में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपका सिलेबस वैसा बनाया गया है, आपको ऐसी समझ दी जा सकती है कि आपको पता हो कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आपके पास हथियार है लेकिन चलाने की आजादी नहीं है, नियम कायदे कानून है। आप आतंकवादी नहीं, आप पुलिस प्रशासन में हैं, तो आपको प्रोटेक्शन के लिए मिला है आर्म्स, ना कि एक्सप्लॉइटेशन के लिए, ना कि डराने के लिए, ना कि धमकाने के लिए, ना कि उपद्रव करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में तो आपको कंट्रोल रखना है ना। हमारे प्रशासन या जो भी सभ्य व्यक्ति या जो भी लीडर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? कमांड करना पड़ता है। अब बाकी लोग क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। तो दुनिया वास्तव में डिमांड से नहीं कमांड से चलती है। जो कमांड करना जानता होगा, जिसके अंदर में कमांडिंग पावर होगा, वो कमांड कर लेगा। आज जिसके अंदर में डिमांड होगा केवल, वो हमेशा डिमांडिंग नेचर में रहेगा, हमेशा लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया वाली सिचुएशन रहेंगी। तो कमांडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कमांड करने आना चाहिए कि आप कैसे कमांड करेंगे। एक बार अगर आपने कमांडिंग सीख लिया है ना, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो ये सब चीज जो है सो वो गांधी से संबंधित है और गांधी से जुड़ा हुआ है।
और इसीलिए गांधी का अपना सिग्निफिकेंस है और गांधी का अपना महत्व है ना, जो कि अन्य नेता या अन्य लोगों में नहीं है। इसलिए गांधी को पूरा का पूरा हम लोग कहते हैं क्या, गांधी युग, है ना। पूरा का पूरा मामला जो है वो कहलाता है गांधी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, आगे उत्तर प्रदेश किसान सभा। ठीक है, क्या लिखे हैं, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, 1918, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918। प्रमुख नेता इंद्र नारायण द्विवेदी, प्रमुख नेता इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा तथा मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, प्रमुख नेता इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा तथा मदन मोहन मालवीय। ये लोग किसानों के हित की बात करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा, अवध किसान सभा 1920, अवध किसान सभा 1920। प्रमुख नेता लिखेंगे बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। ठीक है, यह पूछा जा चुका है पीपीएससी में। अब पूछा गया था कि किन्होंने रामचरितमानस का पाठ करके किसानों को संगठित किया था, तो बाबा रामचंद्र ने। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे कि इन्होंने रामचरितमानस के पाठ के आधार पर किसानों को संगठित किया। इन्होंने रामचरितमानस के पाठ के आधार पर किसानों को संगठित किया। ठीक है, तो रामचरितमानस के पाठ के आधार पर उन्होंने क्या किया था, किसानों को संगठित किया था। ठीक है, अवध किसान सभा 1920। नेक्स्ट, नाई धोबी आंदोलन। नाई धोबी आंदोलन, नाई धोबी आंदोलन, ये आपसे इतना ही बस पूछा जा सकता है कि नाई धोबी आंदोलन कहां हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में। नाई धोबी आंदोलन 1919, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा एका आंदोलन, एका मूवमेंट, एका आंदोलन 1921-22, एका मूवमेंट, नेता कौन था, मदारी पासी। एका मूवमेंट, नेता मदारी पासी। मदारी पासी, क्या, नाई धोबी आंदोलन। ठीक है, 1919। और एका आंदोलन 1921-22, नेता मदारी पासी। उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना, सरकार को राजस्व देना बंद करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आगे लिखिए मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह,
मोपला विद्रोह केरला, 1921-22। क्षेत्र केरल, मोपला विद्रोह 1921-22, एरिया है केरल। ठीक है। नेता अली मुसलियार और सैयद फदल। अली मुसलियार अली मुसलियार और सैयद फदल। अली मुसलियार और सैयद फदल, ये क्या थे? नेता थे इस आंदोलन के। क्षेत्र केरल था। केरल में कहा? मालाबार तट। केरल का मालाबार तट। ठीक है। केरल के मालाबार तट पर यह हुआ था। ठीक है। अली मुसलियार, सैयद फदल। ठीक है। क्या देखिए उसमें हुआ क्या था मुख्य तौर पर, यह जमींदारों और किसानों के बीच का समस्या था। जमींदार जो थे वो हिंदू थे और किसान मुस्लिम थे, और टैक्स इंक्रीजमेंट रेट यहां पे हुआ था, मतलब टैक्स को इंक्रीज किया गया था, लैंड रेवेन्यू रेट इंक्रीज कर गया था। तो प्रारंभ में तो यह शुरू हुआ था किसान मुद्दा के लेकर, लेकिन दो कम्युनिटी थी, एक हिंदू कम्युनिटी जो कि वहां पर लैंडलॉर्ड थी, और मुस्लिम कम्युनिटी जो कि पीजेंट्स थे। तो किसान मुद्दा से प्रारंभ हुआ, लेकिन कम्युनिटी अलग अलग होने की वजह से यह अंत में कम्युनल हो गया, सांप्रदायिक हो गया। प्रारंभ हुआ किसान आंदोलन से, बाद में हो गया सांप्रदायिक आंदोलन। ठीक है। तो यहां पे आपको इसको ध्यान रखना है कि यह प्रारंभ हुआ था किससे, नोट करके लिख लेंगे कि प्रारंभ हुआ किसान मुद्दा से, लेकिन अंत में सांप्रदायिक हो गया था। ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि इसमें कनेक्ट करके ये भी पूछ सकता है कि किस आंदोलन के साथ जो है ये चल रहा था। तो कौन सा आंदोलन के साथ चल रहा था जी? तो असहयोग आंदोलन के साथ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि असहयोग का भी यही टाइमिंग था ना जी, 1920 से 22। नेक्स्ट आगे लिखेंगे बारदोली सत्याग्रह, गुजरात 1928। बारदोली सत्याग्रह गुजरात 1928। बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात। ओके। चलिए, नेता वल्लभ भाई पटेल। नेता थे इसके वल्लभ भाई पटेल। नेता वल्लभ भाई पटेल। कहें कि इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी।
सरदार टाइटल। इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, सरदार का टाइटल दिया था, किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ओके, तो इसमें ही बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसमें सक्सेसफुल रहा था, है ना, इसको उन्होंने सक्सेसफुल करा दिया था। तो ये बेसिकली जो ये आंदोलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था गुजरात के बारदोली में। ठीक है, कारण लिख लेंगे। कारण क्या था? तो लगान में 23% की वृद्धि, जो लैंड रेवेन्यू रेट था उसको 23% तक बढ़ा दिया गया था जी। 23%, 23% की वृद्धि कर दी गई थी। इससे कहां के किसान जो थे वो परेशान थे। जब पटेल साहब ने आंदोलन किया तो यह वृद्धि केवल 6% पर कर दी गई, है ना। ले लेंगे, इस वृद्धि को आंदोलन के पश्चात 6.03% कर दिया गया। माने आंदोलन से पहले 23% बढ़ाई गई थी और आंदोलन के बाद जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो उसको 6% केवल बढ़ाया गया। ठीक है, मतलब बाकी जो बढ़ा हुआ दर था उसको कम कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि बारदोली आंदोलन के समय, बारदोली आंदोलन के समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर, बारदोली आंदोलन के समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेस्ली विल्सन था। लेस्ली विल्सन था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान या बारदोली आंदोलन के समय बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेस्ली विल्सन था। ठीक है, अब देखिए इस बारदोली सत्याग्रह के में जो बातें चल रही थी, इसके जांच के लिए एक कमिटी बनी थी। उस कमिटी का नाम था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी, ठीक है। और मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी जो है, इसका क्या लक्ष्य था, इसका क्या ये था? तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी का ये था कि ये जांच करे और देखे कि किसानों की स्थिति कैसी है, किस प्रकार से, और इसने भी देखा कि किसानों की स्थिति खराब है। देखिए, जैसे यहां पर मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी बनी है, ऐसे ही चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी एक कमिटी बनी थी। उस कमिटी का नाम था एफजी सलाई कमिटी। वहां पर लिख लेंगे, वहां पे अगर नहीं लिखते थे तो एफजी सलाई कमिटी। चंपारण के दौरान ना, चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन सी कमिटी बनी थी? एफजी सलाई कमिटी। एफ जी सलाई। एफजी सलाई कमिटी बनी थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और बारदोली सत्याग्रह में कौन सी बनी थी? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी, जी बिल्कुल। गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ 1960 में, जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होने लगा। 1953 में फजल अली आयोग ने एक्सेप्ट किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित करके जो संविधान के भाग 7 को खत्म किया गया, उसके अंदर में जो पटेल साहब ने जो
राज्यों की 4 कैटेगरी बनाई थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, उस कैटेगरी को खत्म किया गया और उस समय देश में 14 राज्य बनाए गए। आगे 15वां राज्य जो बना वो गुजरात था, जो 1960 में बना। महाराष्ट्र से मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषियों के लिए गुजरात। भारतीय संघ का 15वां राज्य है गुजरात, जो महाराष्ट्र से अलग होकर के बना है 1960। ठीक है, तो उसको यहां पे आपको ध्यान रखना है। तो दिक्कत, तो यहां पर कौन सी कमेटी बनी थी? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी। मैक्सवेल का नाम तो आपको वैसे याद रहेगा, बहुत सुने होंगे मैक्सवेल, क्रिकेट तो देखते ही होंगे आप लोग, है कि नहीं? तो मैक्सवेल जो है किस देश का है जी? ऑस्ट्रेलिया का। पूरा नाम क्या है? ग्लेन मैक्सवेल है ना, बॉलर है, फास्टर है ना। तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी बनी थी, ठीक है, और इसने इसको जांच किया था। नेक्स्ट आगे लिखेंगे बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन 1930। बिजौलिया किसान आंदोलन 1930। बिजौलिया किसान आंदोलन। हाँ? नहीं, अफीम की खेती हमारे यहाँ बंगाल के क्षेत्र में कराई जाती थी, लेकिन उस प्रकार से ओपियम मूवमेंट हमारे यहाँ को नहीं हुआ, है ना। ओपियम वॉर हुआ था, लेकिन हमारे से नहीं, चाइना से हुआ था। ब्रिटेन और चीन के बीच 2 युद्ध हुए हैं, दोनों अफीम युद्ध, ओपियम वॉर उसको कहते हैं, है ना। और वही ब्रिटेन ने चाइना के साथ व्यापार करने के लिए चाइना के लोगों को पहले अफीम का आदत लगाया, चुरे छिपे अफीम खिलाया, नशा कराया उनको, और उसी नशा के माध्यम से चाइना में घुस गया। चाइना की इकोनॉमी आप देखिएगा तो आज भी एक क्लोज इकोनॉमी है, पहले भी क्लोज था। यह मतलब चाइना की संस्कृति रही कि चाइना अपने आप को बंद करके रखता है, लेकिन चाइना को खोलने का काम ब्रिटेन ने किया था। व्यापार करने की अनुमति मांगी, उन्होंने व्यापार करने की अनुमति नहीं दिया। सोचा कि ठीक है, तो भारत से ओपियम का खेती कराया, अपना 2-3 गो आदमी को उसके बंदरगाह के पास भेजा, बोला टेस्ट करो इसको, कैसे किसी को कुछ गलत आदत दिलाना होता था, कहते आज पी लो, आज भर ले, आज में क्या दिक्कत है, आज तो फंक्शन है, आज ले लो कम से कम। तो जो एकदम शुद्ध व्यक्ति, अपने पर कंट्रोल रखने वाला आदमी नहीं लेता है, लेकिन थोड़ा सा भी ढीला ढाला आदमी सब है, चलो आज एक दिन में कर जाता है ना। रिक्वेस्ट करेगा भाई आज तो बर्थडे है तुम्हारा ना, आज तो ले लो कम से कम, है कि नहीं। अब बर्थडे के नाम पे ले लिया, एक दिन शादी के नाम पे ले लिया, एक दिन कहीं भी ब्रेकअप हो गया तो उसके नाम पर ले लिया। सबसे ज्यादा क्या होता है जी? सबसे ज्यादा युवा के साथ समस्या क्या है? तनाव में है, दिक्कत में है। उसको क्या दिक्कत हो गया भाई, किस बात की तनाव है तुम्हारे ऊपर? बोलेगा सर क्या बताए, ब्रेकअप हो गया इसलिए तनाव है। औकड़ा चक्कर में पियक्कड़ बन जाता है सब, ओकरा चक्कर में सिगरेट पीने वाला बन जाता है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत सब समझता है ना कि इससे मतलब स्वैग दिखता है। दिक्कत क्या है? आजकल अनैतिक काम करने से लोगों को लगता है कि यही स्टाइल है। जितना बढ़िया से सिगरेट धुकेंगे सड़क पर, आम पब्लिक को अनकंफर्टेबल फील कराएंगे, गाली देंगे लोगों को, आपस में बातचीत के संबंध में भी गालियां यूज करेंगे। ये सब समाज को बिगाड़ कौन रहा है जी? वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अब ये सब देख के वही से पागल हो रहे हैं। गाली देना लोगों का स्टाइल बन रहा है, सिगरेट पीना स्टाइल का पार्ट बन रहा है। ये नहीं पता चला कि स्टाइल के चक्कर में तो किडनी और लीवर के हालत खराब हो रहा है। पगला उठा जीतो कि नहीं हो है, और न कटे तो तोरा धर करके डॉक्टर कूट दे तो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये सब सेंसिटिव इश्यूज जो हैं, जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर ये सब का ध्यान नहीं है। ये सब समाज में हो रहा है, और इस सबको समाज में क्या चीज, तो स्टाइल का पार्ट माना जा रहा है। ये तो स्टाइल है, तो स्वैग है। आई चक्कर में पूरा शरीर, पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर गंभीरता से विचार नहीं करेगी तो दिक्कत और समस्या उसको झेलना पड़ेगा, और समाज ऐसे ही भटकाव के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये सब चीज यहां पे होता है। तो वही अंग्रेज सब क्या किया, चाइना के अधिकारी सब आज 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 ले लो, आज कम से कम ले लो, आज बुद्ध का जन्मदिन है ना। वो सब बौद्धिस्ट धर्म को मानता है ना, आज ले लो, है ना। ऐसे करके चखा दिया। अब चखा दिया तो जगह को पसंद आ गया, अब कालाबाजारी शुरू हो गया।
ऐसे करके अंग्रेजों ने उसके पूरे जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम था, पूरे एग्जीक्यूटिव सिस्टम को नशा में डुबो दिया। सब नशा में डूब गया। और जब सब नशा में डूब गया तब वो कहा गया कि भाई अब क्या करें, अब तो तुमको देना पड़ेगा व्यापार का अधिकार, नहीं दोगे तो हम चोरी छिपे बेचेंगे। और इसी चीज को रोकने के लिए चाइना ने जब प्रोटेस्ट किया तो हुआ ओपियम वॉर। तो 2 ओपियम वॉर हुए थे चाइना और ब्रिटेन के बीच में, है ना। और इन दोनों ओपियम वॉर में चाइना को हराया गया था और उसके बाद चाइना की इकोनॉमी खोली गई थी। आज देखिए, आज मतलब ग्लोबलाइजेशन का दौर है ना। आज जो है हम लोग ग्लोबलाइजेशन के दौर में है। चाइना भी ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन आप देखिए वो अपने मार्केट को आज भी बंद करके रखता है, आज भी अपने सिस्टम पर अपना कंट्रोल रखता है। इस ग्लोबलाइजेशन के फेज के अंदर में भी वो अपना पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल करके रखा है। कोरोना में पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में करोड़ों अरबों लोग मरे। वो पगला क्या कहता है, 3000 लोग मरे। जो जन्मदाता है, जिसने पैदा किया कोरोना अपने यहां, उसने 3000 लोग मरे। अपना न्यूज भी बाहर नहीं आने देता है, इतना कंट्रोल है। प्रेस की आजादी नहीं है, प्रेस वही न्यूज छापेगा जो सरकार कहेगी। सरकार के लोग बैठ के छपवाते हैं, ये लिखो, ये जैतो बाहर। अपना मर्जी से अगर कुछ न्यूज निकाल दिए, जिस डॉक्टर ने सबसे पहले इस बात की चर्चा की थी कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना है, उस डॉक्टर को मार दिया गया ताकि चाइना का मार्केट इंपैक्ट ना हो, उसका व्यवस्था कंट्रोल में रहे। इस तरह की चीजें जो है सो की जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा देश है, किस प्रकार से चलता है और किस प्रकार से कंट्रोल होता है। वहां सरकार के विरोध करने वालों को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, तुरंत उपाय, रोलर चलवा देगा, सब आंदोलन रह जाएगा। इसीलिए हम लोग लोकतंत्र में है तो लोकतंत्र का वैल्यू समझना चाहिए, है ना। वहां साम्यवाद है, तो साम्यवाद में नागरिक अधिकार उतना नहीं रहता है। सरकार सब कुछ तय करती है, सरकार के हिसाब से सब कुछ तय होता है। तो बुजौलिया किसान आंदोलन राजस्थान में हुआ था 1930 के दशक में। कहां हुआ था ये? राजस्थान में हुआ था। और 1930 के डिकेड में हुआ था, है ना। 1930 के दशक में हुआ था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1930 के दशक के अंदर में इसको कराया गया था। नेता लिख लेंगे, नेता कौन थे? नेता थे विजय सिंह पथिक। नेता थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक के पास जो थी वो लीडरशिप राइट था, वो इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, इसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती। नोट करके यहीं पे लिख लेंगे कि इन्होंने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इन्होंने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इन्होंने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, ठीक है। तो बिहार प्रोविंशियल पीजेंट्स असेंबली जो बनी थी उसके फाउंडर यही थे, स्वामी सदानंद सरस्वती ही थे, ठीक है। और अखिल भारतीय जो किसान सभा बनी थी उसके भी संस्थापक अध्यक्ष यही थे। अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव कौन था? सेक्रेटरी कौन था? सेक्रेटरी का नाम लिख लेंगे सचिव। अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव, तो इसके सचिव थे एनजी रंगा। एनजी
रंगा। ठीक है, इसके सचिव थे एनजी रंगा। ठीक है, यहां पर भी ब्रैकेट में एक बात लिख लेंगे कि आंध्र प्रदेश किसान सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी। किसने? एनजी रंगा ने। आंध्र प्रदेश किसान सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश किसान सभा। किसने किया था? एनजी रंगा ने किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, पुनप्पा वायलर आंदोलन। यह आपसे पूछा सकता है कहां हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था? 1936। पुनप्पा वायलर आंदोलन। पुनप्पा वायलर आंदोलन कहां हुआ था? केरल में। केरल 1945-46, 1945-46। उन्नीस सौ 45-46 में हुआ था पुनप्पा वायलर आंदोलन। ठीक है, तो पुनप्पा वायलर आंदोलन 1945-46 में केरला के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, तिभागा आंदोलन। तिभागा आंदोलन बंगाल। तिभागा आंदोलन बंगाल 1945 से 50। 1945 से 50, 1945 to 50। ठीक है, ले लेंगे। स्वतंत्रता के समय होने वाला आंदोलन था। एक तो इंडिपेंडेंसी मिल रही थी और ये मूवमेंट भी चल रहा था। स्वतंत्रता के समय होने वाला आंदोलन था। ठीक है, देखें कि पटना किसान आंदोलन भी इससे संबंधित था। पटना पीजेंट मूवमेंट, पटना किसान आंदोलन भी इससे संबंधित था। नेक्स्ट, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन यह भी 1945 से 50, 1945 to 50। इस आंदोलन को कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन को कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, किसने चलाया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी ने। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इस मूवमेंट को चलाया गया था। क्लियर है? यहां तक मेरे को दिक्कत, कोई समस्या? तो ये सब आपके महत्वपूर्ण किसान आंदोलन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीजेंट्स मूवमेंट्स थे जो उस समय आपको किया गया। ठीक है, इसको आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे मजदूर आंदोलन। ठीक है, लेबर मूवमेंट्स। आगे हेडिंग बनाएंगे लेबर मूवमेंट्स। कुमारी सृष्टि, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936। आपने पूछा था ना जी, उसमें बताए थे। 1936 अखिल भारतीय किसान सभा 1936। ठीक है, क्या गांधी का पहले चंपारण, पहला किसान आंदोलन गांधी का चंपारण ही था। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे हम लोग मजदूर आंदोलन, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक मेरे को दिक्कत, कोई समस्या है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।